से इस टेक्नोलॉजी हार्प का इस्तेमाल करके दुश्मनों के मुल्कों में तबाही मचाई जा सकती है। तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले और ख़तरनाक आफ्टर शॉक्स आए हैं, ये कुदरती तौर पे नहीं आए, बल्कि एक दज्जाली टेक्नोलॉजी हार्प का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया ने आने वाले वक्त में देखा कि जापान ज़लज़लों से लर्ज़ उठा और सुनामी की ऊंची ऊंची लहरों की लपेट में आ गया और जापान की सारी माइशत ख़त्म, तबाह बर्बाद हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुगीरा और आप देख रहे हैं मुगीरा रिएक्ट्स। दोस्तों, हाल ही में तुर्की और शाम में इतने ख़तरनाक और भयंकर किस्म के ज़लज़ले आए हैं कि इन ख़तरनाक ज़लज़लों ने हज़ारों लोगों की जानों को निगल लिया है और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस मौजू पे बहस कर रहे हैं कि ये ज़लज़ले, तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले और ख़तरनाक आफ्टर शॉक्स आए हैं, ये कुदरती तौर पे नहीं आए, बल्कि एक दज्जाली टेक्नोलॉजी हार्प का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि 2023 में तुर्की से तमाम पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं और तुर्की की मईशत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी है और तुर्की ने मज़लूम मुसलमानों के लिए एक सहारा बनकर उभरना है। ये बात दज्जाल के पैरोकारों को बहुत ज़्यादा ही नाखुशगवार गुजर रही है। इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी हार्प का इस्तेमाल करके तुर्की की मईशत पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है ताकि तुर्की मजबूत ना हो सके। इसी तरह जापान ने अमेरिका की करेंसी को आलमी सतह पर ख़त्म करके अपनी करेंसी मुतारफ़ करवाने का इरादा किया और चीन के बहुत अहम दौरे भी किए, जो बात अमेरिका को बहुत नाखुशगवार गुजरी क्योंकि इससे अमेरिका की मईशत ख़त्म हो जानी थी। अमेरिका ने जापान को ये धमकी लगाई कि हम आप पर ज़लज़लों और सुनामी जैसे तूफ़ानों के साथ हमला करेंगे, तो जापान ने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था उस वक्त। दुनिया ने आने वाले वक्त में देखा कि जापान ज़लज़लों से लर्ज़ उठा और सुनामी की ऊंची ऊंची लहरों की लपेट में आ गया और जापान की सारी माइशत ख़त्म, तबाह बर्बाद हो गई। से इस टेक्नोलॉजी हार्प का इस्तेमाल करके दुश्मनों के मुल्कों में तबाही मचाई जा सकती है। से इस टेक्नोलॉजी हार्प के ज़रिए मुल्कों में कहत, ज़्यादा बारिशें, ज़लज़ले लाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतना ख़तरनाक काम कैसे करती है? टेक्नोलॉजी को किस दज्जाली मुल्क ने ईजाद किया है, जहाँ इस वीडियो में। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले समुद्री तूफ़ानों और ज़लज़लों की वजह से इसकी मईशत तकरीबन तबाह होकर रह गई थी और लाखों लोगों की इस कुदरती आफत में जान भी चली गई। एक मारूफ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब जापान अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर एक नई करेंसी सामने लाना चाहता था, जिस मकसद के लिए जापान के सदर ने चीन के अहम तरीन दौरे भी किए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एशिया के ममालिक अमेरिकी करेंसी डॉलर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, जिसकी बदौलत अमेरिका की मईशत तबाह होकर रह जाती। यानी अमेरिकी मईशत को तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इसकी करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटा दिया जाए, और इस काम में जापान बढ़ चढ़कर काविशों में मसरूफ़ था। लिहाजा अमेरिका ने इस सूरत हाल को देखते हुए जापान को एक खुफिया पैगाम जारी करवाया कि अपनी मईशत को हमारी पॉलिसियों के हवाले कर दो, वरना हम तुम पर समुद्री तूफानों और ज़लज़लों से हमला कर देंगे। दोस्तों, जाहिर है जापान को भी ये एक धमकी ही महसूस हुई और उन्होंने भी सोचा कि किस तरह भला समुद्री तूफानों और ज़लज़लों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो कुदरती निज़ाम है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर 11 मार्च 2011 को दुनिया ने देखा कि समंदर की बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें जापान के शहरों पर टूट पड़ी। इनकी ज़मीन ज़लज़लों और आफ्टर शॉक से लरज़ उठी और जापान की मईशत को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई ही कुदरती मौसमों, समंदरी तूफ़ानों और ज़मीन के ज़लज़लों को इंसान कंट्रोल कर सकता है? और अगर हाँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? और इसके पीछे छुपे खुफिया मकासद आखिर क्या हैं? ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर ककाना नामी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जिसे प्रोग्राम नशर करने के लिए नहीं बल्कि 1993 में रब करीम के पैदा करदा कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी यानी डार्पा ने फंड किया है।
जहां ये प्रोजेक्ट मौजूद है वो जगह पहले यूएस एयर फोर्स की थी और अब यहाँ 180 बड़े बड़े एंटीनास मौजूद हैं जो कि 72 फुट ऊंचे हैं और उन्हें आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है कि ये एक बड़े एंटीने का काम सर अंजाम देते हैं और फिजा में टन के हिसाब से एनर्जी EFL वेव्स की सूरत में भेजते हैं। दोस्तों, हार्प के जरिए 36 मिलियन वॉट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को खला में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है जितनी 72,000 रेडियो स्टेशन की टोटल एनर्जी हो सकती है अगर वो मिलकर एक साथ काम करें, यानी कि 36 लाख वॉट एनर्जी फिजा में एक साथ हार्प प्रोजेक्ट की मदद से भेजी जाती है, जिसका टारगेट फिजा में मौजूद एक खास जगह यानी आयोनोस्फेयर होती है। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक हार्प को आयोनोस्फेयर के बिहेवियर और इससे क्या क्या हो सकता है को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, मगर दर हकीकत हार्प फिजा में इतनी ज़्यादा एनर्जी भेजकर इसे गर्म करता जा रहा है जो कि मौसम में तब्दीली का बायस बन रहा है। दोस्तों, दर हकीकत इस प्रोजेक्ट को कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ताकि इंसान खुदा ताला के बनाए हुए कुदरती निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करके इसे अपने मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर सके। जहाँ चाहे बारिशें बरसा सके और जहाँ चाहे तूफान और ज़लज़लों की बारिश कर दे, हत्ता के पत्थरों की भी बारिश कर दे। जहाँ चाहे दर्जा हरारत आग की हद तक बढ़ा दे और जहाँ चाहे दर्जा हरारत को मुंजमद हद तक जमा दे। दोस्तों, इसको बनाने के पीछे आखिर क्या छुपे अज़ाइम हो सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस पर गौर करना होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दज्जाल के हुक्म पर बारिशें नाजिल होंगी, वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी, वो कहर डालने पर कादिर होगा, ज़मीन इसके हुक्म पर अपने ख़जाने बाहर निकाल देगी। दोस्तों, अगर हम इस हदीस मुबारक पर गौर करें तो दज्जाली निज़ाम की एक खुसूसियत ये भी बयान की गई है कि वो सब्ज़ा उगाने और कहर देने पर कादिर होगा, मतलब इसी के हुक्म पर बारिशें बरसेंगी और खुश्क साली होगी। गर्ज ये कि वो खुदाई मौसमों पर कुदरत रखेगा और इसी की बदौलत वो लोगों को गुमराही की तरफ धकेलेगा। लिहाजा दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि हार्प नामी ये प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे आलमी खुफिया ताकतों की जानिब से दज्जाली निज़ाम की राह को हमवार करने के लिए तख्लीक किया गया है और ये इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हार्प काम कैसे करता है। दोस्तों, ज़मीन से 80,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद कुदरती तह आयोनोस्फेयर मौजूद है जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द कुतुबैन पर असर अंदाज होती है और इसी की बदौलत मौसम जन्म लेते हैं। अगर इस तह में कुछ तगय्युरात पैदा हों या कुछ गड़बड़ कर दी जाए तो ज़मीन पर मौसमी शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ज़मीन की 6 हवाई तहें, समंदर, हवा, खला, इन सब चीज़ों को आयोनोस्फेयर की तह कंट्रोल करती है। अगर इस तह की प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो हमारी ज़मीन कुछ सेकंड्स में जलकर खाकस्तर हो जाएगी। लिहाजा इस तय का इल्म होने पर अमरीकी साइंसदानों ने इसे कंट्रोल करने के लिए हार्प जैसा मंसूबा तश्कील दिया, जिसके ज़रिए 3.5 मिलियन हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लहरों को आयोनोस्फेयर की बलाई तह तक भेजा गया और इनसे टकराने पर इन लहरों ने आयोनोस्फेयर की तह में छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, जिसकी बदौलत अमरीकी साइंसदान इस कुदरती फ़िज़ा की तह को एक हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और इसी की बदौलत शदीद मौसमी तगय्युरात को देखा गया, यानी किसी इलाकों में सर्दी लेट आना शुरू हो गई जबकि गर्मियों का अरसा तवील होना शुरू हो गया। कई सदियों से मौजूद जमे हुए ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, जिसकी बदौलत समंदरों की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। लिहाजा सैलाब और सुनामी जन्म ले रहे हैं, जबकि ज़मीन की तहें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। दोस्तों, जब अमरीकी अवाम को इन मौसमी तगय्युरात का शऊर आया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके नतीजे में मजबूरन 2013 में हार्प नामी इस प्रोजेक्ट को एलानिया तौर पर बंद कर दिया गया। मगर दर हकीकत इस बात को अकल तस्लीम नहीं करती कि अमरीकी हुकूमत अपने ही गुलाम अमरीकियों के कहने पर इतना अहम प्रोजेक्ट और इतना अहम हथियार कैसे बंद कर सकती है, जबकि दर हकीकत इसे खुफिया तरीके से और दुनिया की नज़रों से ओझल करके अभी भी इस पर ज़ोर शोर से काम जारी है, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो कि दज्जाली सल्तनत का एक बहुत अहम हथियार होगा, जिसकी बदौलत मौसमों पर कब्जा मुमकिन होगा। दोस्तों, रब करीम ने हम इंसानों की हिफाजत के लिए ज़मीन के गिर्द एक और तह, जिसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, भी बनाई है, जिसका मकसद ज़मीन पर गिरने वाले करंट और ख़तरनाक लहरों को जज़्ब करना है और ज़ेरे ज़मीन प्लेटों को तोड़ फोड़ से बचाना भी है। अगर इस कुदरती तह में कुछ गड़बड़ हो तो शदीद ज़लज़ले जन्म ले सकते हैं और इस तह का कंट्रोल भी कुदरती तौर पर आयोनोस्फेयर से होता है, क्योंकि आयोनोस्फेयर अपनी मकनातीसी ताकत से वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को जकड़े रखती है, जिससे आसमानी बिजली और दूसरी खतरनाक शुआएं ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती। ज़ेरे ज़मीन लावा भी कंट्रोल में रहते हैं, जबकि हार्प के ज़रिए जब हाई फ्रिक्वेंसी लहरें फ़िज़ा में भेजी जाती हैं तो इसे शदीद गर्म कर देती हैं। लिहाजा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की गिरफ्त आयोनोस्फेयर की तह पर कम हो जाती है और इसके बाद मुतलका तह में सिग्नल भेजकर इसमें तगय्युर पैदा किया जा सकता है, जो कि मौसमी बदलाव और ज़लज़लों का बायस बनता है। जबकि समंदरी लहरों को कंट्रोल करने के लिए हार्प चांद की कशिशी लहरों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि समंदर में मदोजज़र का निज़ाम चांद की कशिशी लहरों की बदौलत मुमकिन होता है। ये लहरें पानी में दाखिल होकर बड़ी लहरें और फिर सुनामी बन सकती हैं।
خصوصاً 7 اور 21 تاریخ کو چاند کی کششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی بدولت سمندر کی بڑی بڑی لہریں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹرانز داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جاتا ہے، جس سے سمندر کی لہریں 500 فٹ تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سورج کی آنے والی روشنی میں بھی شدید گرمی اور الٹرا وائلٹ ریز موجود ہوتی ہیں، جنہیں قدرتی طے میزوسفیئر صاف کر کے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو کم کر کے محض 30 یا کسی جگہ پر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کر دیتی ہیں، جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اس تہ کا کنٹرول بھی آیونوسفیئر کے پاس ہے، لہٰذا ہارپ کے ذریعے آیونوسفیئر کو کھسکا کر میزوسفیئر میں تغیرات لائے جاتے ہیں، جن کی بدولت شدید ترین گرمی اور جھلسا دینے والی خشک سالی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور قدرتی فضائی تہ بارشوں اور ہواؤں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جسے ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے، اور اسے بھی آیونوسفیئر کی مدد سے تغیرات دلوائے جاتے ہیں، جس سے طوفانی بارشیں جنم لیتی ہیں۔ دوستو، ان سب باتوں سے یقیناً آپ کو آیونوسفیئر نامی قدرتی فضائی تہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسی کی بدولت خلا میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آ سکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر جلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تہ ہماری آواز کے لیول کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو نہ سن پائیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی تہ میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو، ہمیں اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ پہلی نظر میں ہی ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ دوستو، اس وقت دنیا میں اسی ایجنڈا پر الومناتی نامی خفیہ تنظیم موجود ہے، جو کہ شیطان کی پیروکار ہے، اور اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کی مدد سے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ دوستو دراصل دجال کی ہی آنکھ ہے۔ ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا۔ اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے گی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے دجالی فوجی کو ظاہر کرے گا۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر قائم رہنے والے سپاہیوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یقیناً دوستو، یہ انسان کا مشکل ترین امتحان ہوگا، اور یہ دجالی فتنہ منافقین، مشرکین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا۔ دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں۔ رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا، اور اس بدترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی تو دوستو، آپ جان چکے ہیں کہ کیسے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دشمنوں کے ملکوں میں تباہی مچائی جا سکتی ہے، وہاں پر قحط لایا جا سکتا ہے، بارشیں زیادہ بارشیں برسائی جا سکتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو دجالی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دجال کے پیروکار دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔